सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और एक ऑडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। दरअसल एक वीडियो में कई महिलाएं खड़ी हुई हैं, साथ ही कुछ बच्चे भी खड़े हुए हैं। एक महिला जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि 40,000 छात्रों को हम लोग खिला रहे हैं और तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इससे पहले कि वो महिला अपनी बात कह के हटती, तभी दूसरी महिला बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई बोलने लगती है। कहती है कि तुम्हारा कंट्री नेपाल का उतना बजट नहीं होगा जितना पैसा हम तुम पर खर्च कर रहे हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी तुम पर खर्च कर रही है। एक ऑडियो है जो वायरल हो रही है। एक लड़का एक लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं। लड़का लगातार गंदी गंदी गालियां दे रहा है, भद्दी भद्दी बातें कर रहा है। लड़की रो रही है और माफ़ी मांग रही है। साथ ही एक वीडियो है जो वायरल हो रहा था, जिसमें सुरक्षा गार्ड कुछ छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। उन छात्रों को गिरा गिरा के जब मारा जाता है, पीटा जाता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी देश नेपाल तक भी वायरल हो जाती हैं। अब नेपाल के प्रधानमंत्री हो या फिर वहाँ के संसद हो, संसद में हंगामा शुरू हो जाता है और एक तरह से ये चेतावनी दे दी जाती है कि इस तरह की नस्ल भेदीय टिप्पणी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दरअसल छोटा सा देश भारत को इस तरह से चेतावनी दे रहा है, ये अपना आप में एक सोचने वाली बात है। आखिरकार ये मामला क्या है? कौन है वो लड़की जो गाली खा रही है, रो रही है? कौन है वो महिलाएं जो उन लड़कियों को चेतावनी दे रही थी कि हम तुम्हें फ्री में खिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं? साथ ही कौन है वो सुरक्षा गार्ड जो उन लड़कों को बुरी तरह से बेवजह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारे देश से बाहर यहाँ से निकल जाओ? आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का एक विश्वविद्यालय है, KIIT। दरअसल यहाँ की एक छात्रा है जो बीटेक की छात्रा है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। थर्ड ईयर की वो छात्रा जिसका नाम प्रकृति लामसाल होता है। 16 फरवरी 2025 को दोपहर 2:51 के आसपास वो अपनी माँ नेपाल को फ़ोन लगाती है। नेपाल में उसकी माँ फ़ोन उठाती है और दोनों की बातचीत हो नहीं पा रही थी। तो लड़की कहती है कि माँ, मैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रही हूँ, अभी फ़िलहाल नेटवर्क ठीक से आ नहीं रहा है, आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसे ही उस कार्यक्रम से मैं वापस लौट कर आऊँगी, तत्काल ही तुमसे बातचीत करूँगी, तो मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। माँ कहती है कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी होता रहा है। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को कुछ इस तरह से अनुमति दे दी, परमिशन दे दी। अब यहाँ से वो लड़की जिसका नाम प्रकृति लामसाल होता है, बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा होती है, वो अपने दोस्तों की नज़रों से ओझल हो जाती है। उसके दोस्त उसे इधर उधर जहाँ तहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ उसकी बैठक होती थी, जहाँ जहाँ वो बैठी मिलती थी, वहाँ वहाँ उसके दोस्त जाते हैं, लेकिन जब मिलती नहीं हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अभी तक तो ऐसा वो गायब रहती नहीं है। आखिरकार गई तो कहाँ गई? उसको ढूंढते ढूंढते हॉस्टल में पहुँच जाते हैं। हॉस्टल के उस कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ वो रहती है। जब लड़कियों ने, उसके दोस्तों ने जब उसे अपनी आंखों से देखा तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल वो मर चुकी थी। अभी कुछ देर पहले जिसने अपनी माँ से बातचीत की, वादा किया कि माँ मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, और वो मर चुकी है। तो ये बात अब आपस में छात्रों में चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ देर के बाद उसका एक चचेरा भाई होता है, वो इस लड़की की माँ को और पिताजी को फ़ोन करके बताता है कि बेटी यानी कि बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो मर चुकी है। बस परिवार वालों का रो रो का बुरा हाल हो जाता है। जो यहाँ इस KIIT विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में लगभग 40,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। 2,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदेशी छात्र छात्राएं हैं, और 2000 में अगर हम बात करें तो लगभग 40% ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो सिर्फ नेपाल देश के ही रहने वाले हैं। नेपाली छात्रों को जब इस बात का पता चलता है तो छात्रों में गुस्सा आना शुरू हो जाता है। गुस्से की बात कुछ इस तरह से थी कि इसकी ही सहपाठी होता है, एक बीटेक का छात्र होता है जिसका नाम आदिक श्रीवास्तव होता है, और आदिक श्रीवास्तव के साथ ये रिलेशनशिप में थी। इनका बीच में ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप होने के बाद फिर वो लड़का इस लड़की के साथ ऐसे एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अभद्रता भी कर रहा था, गालियाँ दे रहा है, भद्दी भद्दी बातें कर रहा है, और ये इस तरह का दावा किया जा रहा था कि इस लड़के ने इस लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली थी, आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली थी। साथ ही वो उस लड़की पर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था, और वो लड़की इस बात को लेकर काफ़ी समय से परेशान चल रही थी। अब वो उससे बचने की कोशिश कर रही थी, वो माफ़ी भी मांग चुकी थी, उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़का वो लगातार अजीब तरह का दबाव उस पर जब बना रहा था, तो इसीलिए शायद लड़की परेशान हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है, यानी कि वो अपनी जान दे देती है। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं, वो ऑडियो वायरल हो रही है, लेकिन इस बात को लेकर खासकर नेपाली छात्रों में, और जो नेपाली छात्रों के समर्थन में और भी छात्र छात्राएं आ जाते हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
पूरी रात यानी कि 16 फरवरी 2025 की पूरी रात वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। उनकी एक ही मांग थी, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए, जो आरोपी है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। छात्रों ने मेन गेट भी बंद कर दिया, जो रास्ता था उसको भी बंद कर दिया, जो मेन सड़क थी। अब वहाँ से आना जाना जब बंद हो जाता है तो इस बात पर विश्वविद्यालय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। विश्वविद्यालय ने इस बात का विरोध किया। अब ये रात तो किसी तरह से कट जाती है, लेकिन रात में ही एक आदेश जारी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 15 दिसंबर तक ये विश्वविद्यालय सिर्फ नेपाली छात्रों के लिए बंद रहेगा। और ये 17 फरवरी 2025 को ये आदेश जब लिखित रूप में जारी कर दिया जाता है और छात्रों को कैंपस छोड़ने के लिए कह दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके अपना सामान पैक कर लिया जाए, यदि अपना सामान पैक ना करा तो फिर उसके बाद अंजाम ठीक नहीं होगा। अब उन्होंने उन छात्रों के साथ जिनके सामान पैक नहीं था, जो अपने बैग पैक नहीं कर पाए, क्योंकि विश्वविद्यालय का आदेश था, रजिस्ट्रार ने एक बाकायदा एक लेटर इशू किया और जब ये आदेश कर दिया तो छात्रों ने जल्दी जल्दी अपना जो सामान था पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि 15 दिसंबर तक ये विश्वविद्यालय बंद है। कैंपस में यहाँ विश्वविद्यालय सिर्फ नेपाली छात्रों के लिए बंद था, बाकी छात्रों के लिए बंद नहीं था, क्योंकि इसमें 40,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। नेपाल के लगभग 800 के आसपास छात्र और छात्राएं रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ यहाँ मारपीट होती है। जल्दी निकालने के लिए मारपीट होती है। किसी ने अपने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उससे अपने सहेज कर रख लिया। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं 17 फरवरी 2025 को जाकर एक कटक रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कई गाड़ियों में भरकर विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें वहाँ छोड़ दिया जाता है। वो भूखे प्यासे वहाँ पर पड़े हुए थे। रात भर जो प्रदर्शन चला था उसमें वीडियो बनी थी। जब इन्हें हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए गए थे तो छात्रों को पकड़ा जा रहा था, उनके मोबाइल चेक किए जा रहे थे और मोबाइल जब चेक किए जा रहे थे देखा जा रहा था कि रात इन्होंने कोई वीडियो तो नहीं बनाया ताकि सोशल मीडिया पर वायरल ना हो जाए। इसी बात पर उनके साथ और भी मारपिटाई की गई। अब यहाँ से बहुत गुस्सा आने लगता है। उधर जो पुलिस सूचना मिली थी शाम को, वो सब पुलिस कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, मामले की जांच पड़ताल जैसे एक नॉर्मल तरीके से चल रही थी। लेकिन छात्रों की जब मोबाइल से वीडियो डिलीट भी किए जा रहे थे, इसी बीच में कुछ हॉस्टल के अंदर एक मंजू शाह पांडे नाम की महिला होती हैं, जो शायद प्रोफेसर बताई जाती हैं। वो छात्रों को इस तरह से धमका रही थी कि 40,000 छात्र छात्राओं के लिए हम फ्री में ये विश्वविद्यालय व्यवस्था कर रहा है, तुम्हें खिला रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। साथ ही एक और महिला होती हैं जो उनके बराबर में खड़ी थी, इनका नाम बताया जाता है जयंती नाथ। वो कहती हैं कि तुम्हारे देश का इतना बजट नहीं होगा जितना क्या हम तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, और इस तरह की बातें करते हो। उन्हें कुल मिला के खासकर वहाँ छात्राएँ थीं, हॉस्टल के शायद ये सीन था, उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। इस तरह की जो वीडियो बनती हैं, ये वीडियो लगातार वायरल हो जाती हैं और वायरल होने के बाद खूब ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी रात भर में हुआ था। मामला फिर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है और साथ ही विदेश यानी कि खासकर नेपाल में पहुंच जाता है, क्योंकि नेपाल का ये मामला था। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस बात पर बड़ा अजीब लगता है। वो अपने 2 अधिकारियों की इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए भेजते हैं। कहते हैं कि जाकर देखो तो सही हमारे छात्रों के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे नेपाल में इस बात को लेकर विरोध हो जाता है। साथ ही वो छात्रों के सामने 2 ऑप्शन खुले रखते हैं। कहते हैं कि या तो वापस आ जाओ या फिर हॉस्टल में रहो, क्योंकि जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, अखबार, टीवी, न्यूज़ चैनल हर जगह जब प्रकाशित छपता है, आता है, तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय पर दबाव बढ़ने लगता है और विश्वविद्यालय फिर अब बैकफुट पर आ जाता है। साथ ही जो चचेरा भाई है उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस उस लड़के को, जिसका नाम आदित्य श्रीवास्तव होता है, लखनऊ का वो रहने वाला होता है, वो बताया जाता है कि जो ओडिशा का भुवनेश्वर एयरपोर्ट है वो वहाँ पर मिल जाता है, उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस अब मामले में सक्रिय होती है, मामला प्रदेश तक पहुँचता है। फिर देश के बड़े बड़े अधिकारी इस मामले को बड़ी संज्ञान में लेते हैं और कहते हैं कि इस तरह से छात्रों के साथ तुम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो। छात्रों की एक ही तो मांग थी कि आखिरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कर ली जाए, जो दोषी हों और इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। उन छात्रों का यह भी आरोप था जो प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर वो लड़की थी, उस लड़की के साथ वो लड़का जो लखनऊ का रहने वाला होता है आदित्य श्रीवास्तव, उसके साथ वो हरेसमेंट करता है, प्रताड़ित करता है, और प्रताड़ित करने की वजह से हुई उसकी मौत हो जाती है और उसकी लाश को वहाँ से उठाकर सीधा हॉस्टल में जाकर डाल दिया जाता है। बस कॉलेज प्रशासन की एक ही कोशिश थी कि आखिरकार इस मामले को किस तरीके से दबा लिया जाए और जो लड़का है, जो आरोपी है, उसे किसी तरह से बचा लिया जाए। हद तब हो जाती है, हैरानी तब होती है कि इस विश्वविद्यालय KIIT विश्वविद्यालय के अंदर भारत देश के लगभग विदेशी लगभग 2000 छात्र होते हैं, लगभग 40,000 स्टूडेंट होते हैं, छात्र और छात्राएं। उन 40,000 छात्र छात्राओं का जो भविष्य था
वो कहीं ना कहीं दांव पर लगा दिया गया सिर्फ एक स्टूडेंट को बचाने के लिए। आखिरकार इस पर पूरे दिन मीडिया में चर्चा होती रही कि उस स्टूडेंट के अंदर ऐसी क्या बात थी जो उस स्टूडेंट के लिए 39,999 छात्रों को एक तरफ और एक छात्र एक तरफ, ऐसी क्या वजह थी। जब मीडिया ने ये बताना शुरू कर दिया कि लखनऊ का रहने वाला है और एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके जो पिता हैं राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक पार्टी को कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय सपोर्ट कर रहा था, भले चाहे छात्र रहें ना रहें, चाहे विश्वविद्यालय की कितनी बदनामी हो जाए, विश्वविद्यालय में चाहे बाहर के कोई छात्र छात्राएं आके एडमिशन लें ना लें, लेकिन एक छात्र को बचाना उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब मामला वायरल हुआ, मामला नेपाल पहुंचा, मामला जब देश में पहुंचा, तब जाके विश्वविद्यालय प्रशासन की आंखें खुलती हैं, मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू होती है और जो सुरक्षा गार्ड होते हैं जिसका नाम रमाकांत नायक होता है, जोगेंद्र बेहरा होता है, बताया जाता है कि उनको नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। साथ ही जो कर्मचारी होते हैं विश्वविद्यालय के, जिन्होंने ज़्यादा कुछ परेशानी पैदा कर दी थी इन छात्र छात्राओं के लिए, शिवानंद मिश्रा, प्रताप कुमार और सुधीर कुमार, इनकी खिलाफ जांच बढ़ जाती है, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है और विश्वविद्यालय अब इस मामले में कहीं ना कहीं लेपापोती करने में लगा हुआ है। जब छात्रों से मीडिया ने पूछा कि आखिरकार तुम क्या चाहते थे, तो छात्र यही कहने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या था उस स्टूडेंट के अंदर, हम एक सीधे सीधे मांग कर रहे थे इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर लीजिए, और लेकिन उन्होंने हमें मारा पीटा, जाते की भाग यहाँ से हॉस्टल से निकाल दिया। बाद में जिन लोगों ने उन दोनों महिलाओं के खिलाफ शायद कोई कार्रवाई नहीं होती है, हालांकि वो महिलाएं आती हैं, फ्रंट पर आती हैं और आने के बाद फिर उनमें से एक महिला आके माफ़ी मांगती है कि जो भी हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। रजिस्ट्रार ने भी लीपापोती करने की कोशिश करना शुरू किया। अब जो बड़े लोग थे वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो निचले स्तर के थे, जैसे सुरक्षा गार्ड्स को बाहर कर दिया या फिर एक दो को सस्पेंड कर दिया, इस तरह से मामले में लीपापोती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस घटना से, इस लड़की की मौत होने से पूरे देश की, खासकर उड़ीसा प्रदेश की जो फजीहत हुई है, वो वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है कि विश्वविद्यालय को ऐसा कदम उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था। ऐसे विश्वविद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जिन्होंने ये कदम उठाया उनके खिलाफ तो ठोस कदम उठाने की जरूरत है उनके खिलाफ, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई भी विश्वविद्यालय, खासकर विदेशी मेहमानों के साथ ऐसा ना कर सके। हमारे देश के बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हैं जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। यदि उनके साथ इस तरह की मारपीट हो, उन्हें ये आदेश कर दिया जाए कि यहाँ से निकल जाओ, तो कितनी बड़ी दिक्कत, कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है और ये बताना है कि हमारे देश की संस्कृति ऐसा नहीं है कि हम अपने मेहमानों के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार करें। हमारे संस्कृति यह है कि मेहमानों के साथ अच्छा सा सलूक किया जाए। उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है और ये कहावत है कि जाके पैर न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसकी बेटी गई है, जिसकी बेटी बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है, वो कुछ करना चाहती थी लेकिन अब उस दुनिया में रही नहीं, वो उसका दर्द उसके घर वाले ही महसूस कर सकते हैं, हम तो सिर्फ अब बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते अयोध्या के रहने वाले रत्नेश कुमार हैं, जयपुर के रहने वाले आशिक खान हैं। रत्नेश कुमार और आशिक खान को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की, जिसमें हैदराबाद से ज्योति राय, अलवर से अमर सिंह, सूरतगढ़ से राकेश तंवर, सुमन, कुवैत से अब्दुल्ला मंसूरी, मेवात से माजिद खान, आफ्ताब मलिक, हसनपुर से प्रमोद कुमार, राजस्थान से धोनी, हारून अंसारी, सुनील कुमार शाहजहाँपुर से, भोपाल श्रीवास्तव, सिद्धार्थ नगर से रेहान सेठ, संत कबीर नगर से बबलू यादव, मोहम्मद फैज़ छपरा से, संजीव शर्मा, पवन कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।